नमस्कार प्यारे बच्चों और सभी लोगों को सभी दोस्तों को नमस्कार। आज आपको सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने डाल्टन का परमाणु मॉडल, थॉम्पसन का परमाणु मॉडल का वर्णन कर दिया था। आज चलते हैं सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। तो देखते हैं सोमरफील्ड साहब का मॉडल क्या विशेषताएँ थी और क्या है इसमें। ये प्रस्तुत किया गया था 1919 में। सोमरफील्ड ने बोर के परमाणु सिद्धांत को संशोधन किया। बोर का मॉडल काफ़ी हद तक अच्छी व्याख्या करता है और परमाणु के बारे में कुछ सटीक जानकारियां देता है। इसलिए बोर के परमाणु मॉडल को और संशोधित करते हुए इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल की जो विशेषताएं थीं वो ये निम्नलिखित थी कि जिसे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात कहा था बोर साहब ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये बोर ने कहा था। लेकिन सोमरफील्ड साहब ने कहा कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर ना लगा के कहाँ चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये दीर्घ वृत्ताकार जो यदि कहा गया कि यदि इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है तो जो नाभिक से दूरी होती है, ठीक है, जैसे कहा गया कि यदि इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो जो नाभिक से दूरी होगी और परिक्रमण कोण दोनों ही परिवर्तित होंगे। देखिए, ये हुआ हमारा वृत्ताकार, ये बोर साहब ने कहा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं कि दीर्घ वृत्ताकार, इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये नाभिक है और ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो देखिए, जब यह घूमेगा तो यहाँ पर दूरियाँ क्या है, यहाँ दूरी नाभिक से दूरी कम है और यहाँ पर नाभिक से दूरी ज़्यादा है। तो जो सोमरफील्ड साहब ने कहा कि नाभिक से दूरी परिवर्तित होती है और परिक्रमण कोण भी परिवर्तित होता है, तो ये परिवर्तित होता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए बोर साहब में, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बराबर, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर, हर जगह से नाभिक की दूरी क्या होगी, नाभिक से और उससे बाहरी कोष तक की दूरी बराबर होगी। तो उन्होंने कहा था कि वृत्ताकार, यानी कि सोमरफील्ड साहब ने कहा कि वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों चित्र हैं, ये वृत्ताकार और ये दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, ये आपका ये वृत्ताकार है और ये दीर्घ वृत्ताकार। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या है, इसमें देखिए कोण बदल रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लट्टू की भांति दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे लट्टू होता है इस तरह से, देखिए जैसे हम लोग खेलने वाला लट्टू रस्सी बांध के बहुत तेज़ी से घुमाते हैं ना, ऐसे इसमें रस्सी फंसा के ऐसे ऐसे फिर बहुत तेज़ी से नचा दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है डम्बेल की तरह, ठीक है, लट्टू की तरह कक्षाओं में, दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसके आधार पर उन्होंने जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या की थी। तो आगे आएगा आपका जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वेग परिवर्तन के साथ साथ बदलता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, कितना उसका जो मास है, वो मास किसके आधार पर बदलेगा, ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन का वेग यानी वेलोसिटी चेंज होगी त्यों त्यों द्रव्यमान चेंज होता जाएगा। ठीक, इसके आगे उन्होंने कहा कि जो मुख्य कक्षाएं होती हैं, ठीक है, उन्होंने केवल मुख्य कक्षाओं के बारे में बताया था बोर साहब ने, लेकिन सोमरफील्ड ने कहा नहीं, मुख्य कक्षाओं के साथ साथ उप कक्षाएँ भी होती हैं। ठीक है, जिनको हम लोग SPDF, ठीक है, में विभाजित करते हैं और ये विभाजन साफ रूप से देखा जा सकता है मॉडल परमाणु पे। ठीक, इनके द्वारा अंतर्वेदी कोशों की संकल्पना की जा सकती है, यानी इन ऊर्जा स्तरों और उप ऊर्जा स्तरों के द्वारा ये देखा जा सकता है कि इसके अंदर की जो कोश होंगे उनकी इमेजिनरी, उनकी कल्पना यानी संकल्पना, उनका कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है कि कैसे हैं। ठीक, तो ये था सोमरफील्ड का मॉडल। अब सोमरफील्ड के मॉडल के क्या दोष हैं, तो देखिए, जो आप पहला ही सब लोग जानते हो कि सोमरफील्ड या किसी भी मॉडल में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी
क्या कमी थी? स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या, यानी स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते थे। कई मॉडल थे, डाल्टन का था, थॉमसन का था, रदरफोर्ड का था, और यहाँ पर सोमरफेल्ड साहब का भी मॉडल क्या हो गया? स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है। और दूसरा, परमाणु मॉडल की पूर्ण व्याख्या करने में यानी पूरी तरह से परमाणु की व्याख्या नहीं कर सके कि परमाणु कैसा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कोष, उपकोष, सारी जानकारी नहीं दे पाया। कोई भी मॉडल सारी जानकारी अभी परमाणु के बारे में नहीं दे पा रहा। ठीक, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बोर साहब का परमाणु मॉडल। देखिए ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल, और ये इसी से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। तो देखिए बोर साहब क्या थे? एक ये डेनिश जगह है, भौतिक वैज्ञानिक नील्स बोर इनका नाम था। नील्स बोर ने 1913 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए रदरफोर्ड के मॉडल को समाहित करते हुए, ठीक है, अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन शब्दों की शब्दावलियाँ आगे मैं व्याख्या करूँगा। तो अभी चूँकि बड़ा हो, इससे अच्छा आप पॉइंट वाइज समझते चलते हैं। नील्स बोर ने 1913 में मॉडल दिया मैक्स के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर यानी फिक्स वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बोर कक्ष कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बोर कक्ष कहते हैं। ठीक, फिर नाभिक के बाहर की ओर, ठीक है, नाभिक के बाहर की ओर अनेक कक्षाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं, या इनको हम लोग के, एल, एम और एन, ओ इस तरह से नाम दिया जाता है। ठीक, फिर देखते हैं किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक घूमता रहता है, ठीक है, जब तक उसका कोणीय संवेग का पूर्ण गुणज, ये पूर्ण लिखा है, जब तक उसका कोणीय संवेग का पूर्ण गुणज होता है, यानी mv/r = NH/2 पाई। ठीक, आगे इसके न्यूमेरिकल में सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। ठीक, जहाँ पर m क्या है? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का स्पर्शी वेग है, ठीक है, स्पिन वेग, और r क्या है? इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या है, और h क्या है? प्लांक स्थिरांक है, और n एक पूर्णांक संख्या है, यानी जो कोष हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, या के, एल, एम, एन, ओ इस तरह से, यानी जो n है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी वो कोषों की संख्या है। ठीक, कूलाम के नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य, ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल घूमते इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल को प्रतिसंतुलित कर देते हैं, ठीक है, रिपल्स कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे इसी में क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर लगातार नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर काम करते हैं किससे? कूलाम के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नाभिक, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य स्थिर जो विद्युत आकर्षण बल होता है, वो घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसके लिए क्या करता है? अपकेंद्र बल, यानी बाहर की ओर एक बल प्रदान करता है, जिसके कारण अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल दोनों क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं और एक दूसरे के बल को कैंसिल कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन बिना कक्षा नाभिक में गिरे घूमते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो किसी निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तर में घूमता है, वह बिना ऊर्जा खोए उसी कक्षा में घूम सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन में कोई जो घूम रहा है किसी निश्चित कक्षा में, तो जब तक उसको हम बाहरी ऊर्जा नहीं देंगे तब तक वो बिना ऊर्जा स्पेंड किए, बिना ऊर्जा खर्च किए उसी कक्षा में घूमता रहता है। जब वह एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर पर कूदता है या जाता है, देखिए ये ध्यान देने योग्य बात है, जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे पर कूदता है यानी जंप करता है, तो ऊर्जा उत्सर्जन होती है, और जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो क्वांटा के रूप में होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे पर जब जाता है तो क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम लोग ई, नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी? आर, यानी कि ये ई जो है इलेक्ट्रॉन की दूरी पर निर्भर करती है। किस पर? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो दूरी होती है उसी के द्वारा हम किसको डिटरमाइन करते हैं? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को।
ठीक। नाभिक के निकटतम स्थित कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो जैसे ये नाभिक है, ठीक है, हमने बना दिया ये नाभिक है और इसको चारों तरफ ये कक्षाएं बना दी गई, ठीक, ये कक्षाएं बना दी गई। तो नाभिक के निकटतम स्थित कक्षा न्यूनतम होती है। जो पहली कक्षा होगी ये यहाँ पर के वाली, वो क्या होगी, न्यूनतम होगी, ठीक है। इसे हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में जहाँ पे कक्षाएं शुरू होती हैं, ये देखिए नाभिक है और इसके चारों तरफ ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं। तो जो कक्षाएं शुरू होंगी, स्टार्ट होंगी, वो पहली कक्षा की ऊर्जा कम होगी, उसके आगे ज्यों ज्यों बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों ऊर्जा का स्तर क्या होता है, बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब है नाभिक से अगर हम बाहरी संयोजी कोष की ओर चलेंगे तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जो पहला कोष होता है नाभिक के जस्ट जुड़ा हुआ, उससे अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन है या उसे हम लोग ग्राउंड स्टेट कहेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहे हैं। तो देखिए जब जा रहे हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ठीक है। तो जो कुछ जो ये देखिए ये ऊर्जा निकाल रहे हैं, ब्लू वाले निकाल रहे हैं, ठीक है। इनमें से जो मैंने अलग अलग डिज़ाइन दिखाया है, एक कक्षा से देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इधर की ओर गया, ऊर्जा निकल रही है, इस कक्षा से इधर जा रहा तो एब्जॉर्ब हो रही है। यानी आप इनमें किसी को भी ये मानेंगे कि जो ये रिच बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है, ये जो बॉन्ड है इस तरह से ये रिच बॉन्ड है और इनके कारण क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा स्तर में कूदता है तो उत्सर्जन होता है एनर्जी का, ठीक है, या दूसरी कक्षा से फिर हो तो अवशोषण होगा। इस तरह से ये नाभिक है आपका और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में इधर उधर जंप करते रहते हैं। ये कब करेंगे, जब हम इनको कोई बाहरी ऊर्जा देंगे। अगर बाहरी ऊर्जा नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे, जिस तरह से उस कक्षा में घूम रहे हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे और बिना ऊर्जा खोए उसी में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये भी वही चित्र है, देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब जाते हैं तो एनर्जी निकालते हैं। यानी उत्सर्जन कब होगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज कब करेंगे, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से ये ऊर्जा उत्सर्जित, देखिए जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में कूदता है तो उत्तेजित अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए निम्न ऊर्जा स्तर हमारा क्या होगा, ये कक्षा होगी निम्न, और इससे अगर इसमें जाएगा तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पे जंप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, उत्तेजित होकर दूसरी कक्षा में जाएगा। और चूंकि ये पहली जहाँ पर पड़ा था ये ग्राउंड स्टेट है, ये इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, यानी उत्तेजित अवस्था में पहुँच जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा स्तर में कूदता है तो इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर ऊर्जा में कूदता है तो उसे हमको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, अभी हमने कहा था यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ कूदता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर, यानी ये वाला हमारा ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। लेकिन ये यहाँ से अगर उल्टा हो गया, इधर को आया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। फिर कहा गया कि उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित होती है। देखो मैंने कहा था कि जब एक्साइटेड होगा तो ऊर्जा क्या करेगी, अवशोषित करेगा, और जब मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन होगा तो उत्सर्जित करेगा। यानी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। ऐसा समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हीट होगा या बहुत ज़्यादा गर्म होगा, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, तो क्या करेगा, ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हमें भूख लगी हो, सपोज करें इलेक्ट्रॉन को भूख लगी है, तो भूख लगेगी तो हम क्या हो, उत्तेजित होंगे या क्रोधित होंगे, तो हम उस भूख में जो सामान मिलेंगे उसे खा जाएंगे ना, तो अवशोषित कर लेंगे, सोख लेंगे। इलेक्ट्रॉन भी जब उत्तेजित होता है तो उसे भी भूख ही लगती है और वो ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसी तरह जब भूख नहीं लगी होती फिर भी हमें कोई खाना दे रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, कहेंगे रख दीजिए, या तो लेते जा रहे हैं या तो किसी और को दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी जब भूख यानी ग्राउंड स्टेट में आता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित, जो ऊर्जा पहले लिए होता है उसको वो रिलीज कर देता है, निकाल देता है, ठीक। यहाँ पर कहा है कि यदि E1 ये एनर्जी का लेवल स्तर है, यानी एक ऊर्जा स्तर से यदि E1 और E2 क्रमशः पहले और दूसरे ऊर्जाओं के मान हो तो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा को डेल्टा E द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।
कहने का मतलब ये कि दो इलेक्ट्रॉनों के यानी इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा को, डिफरेंस को, अंतर को घटा लेंगे और उसी को हम लोग अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा कहेंगे। ठीक है। E2 देखिए जहाँ भी होगा क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होगी यानी उत्तेजित अवस्था वाली, और E1 क्या होगा, ग्राउंड स्टेट यानी निम्न ऊर्जा वाली। ठीक है, इस तरह से। फिर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन He की इकाई में होता है। Hν क्या है, Hν होते हैं फोटान। ठीक है, Hν फोटान होते हैं। फोटान क्या है, देखिए ऊर्जा जब चलती है तो किस रूप में चलती है, फोटान के रूप में, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे, फोटान के रूप में। फोटान को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉनों के छोटे पार्ट हैं। जब फोटान कई गुच्छे में चलते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक, तो एक फोटान को हम लोग इस तरह से क्या बोलेंगे, Hν, और जब कई Hν मिलते हैं तो फोटान बनेंगे, और कई फोटान आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, क्वांटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चलेगा, एक हमारा यहाँ पर Hν ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन चलेगा, कई Hν ऊर्जा वाले मिलके आपस में फोटान का बंडल बनाएंगे, और फोटान आपस में बना के क्या बना देते हैं, क्वांटा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन Hν की इकाइयों में होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा। तो क्वांटा मैंने आपको बता दिया कि जब ऊर्जा Hν के रूप में चलती है, Hν, तो कई Hν आपस में मिलकर क्या काहे का निर्माण करते हैं, फोटान का। फोटान आपस में बंधकर काहे का निर्माण करते हैं, क्वांटा का। या हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक बंडल होता है, बड़ा बंडल। ठीक, यहाँ पर H प्लांक स्थिरांक और ν क्या है, विकिरण की आवृत्ति। ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निश्चित आवृत्ति की रेखा उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम, देखिए आ गया ना। बोर साहब के मॉडल में क्या आ गया कि अभी तक जितने लोगों ने दिया मॉडल में स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका जो मॉडल है वो क्या कर रहा है, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दिया। ठीक, यानी जो ऊर्जा निकल रही है उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो रहे हैं, वो निश्चित फ्रीक्वेंसी की रेखाएं उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार ही हम इन रेखीय जो आवृत्तियों की रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, इन्हीं को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं। अब इनकी भी समस्या क्या थी, समस्या थी कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो इन्होंने की, लेकिन किसकी की, ऐसे तत्व की जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन था, और एक इलेक्ट्रॉन वाला क्या, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर सके, बाकी एक से अधिक वाले इलेक्ट्रॉनों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या को सफल नहीं कर सके, यानी जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट की व्याख्या भी नहीं कर सके। तीसरी बात, इन्होंने हाइजेनबर्ग की निश्चितता तथा ड्यूल नेचर में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या में असफल रहे। हाइजेनबर्ग की निश्चितता का सिद्धांत क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के संवेग और स्थिति, पोजीशन, ठीक है, संवेग और स्थिति का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये इनका भी मॉडल इलेक्ट्रॉन के संवेग और स्थिति का निर्धारण नहीं कर सका, यानी जो हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत बना है वैसे ही बना रहा, उसकी व्याख्या नहीं कर सके। दूसरी बात, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की व्याख्या नहीं कर सके। इलेक्ट्रॉन में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, इस बात की व्याख्या बोर साहब का मॉडल नहीं कर सका। फिर है अणुओं की ज्योमेट्री और आकृति को समझाने में असफल रहे, यानी किस अणु की ज्योमेट्री कैसी है और क्यों है, इस बात की व्याख्या बोर साहब का मॉडल नहीं कर सका। बहु इलेक्ट्रॉनिक एटम से इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या करने में असफल रहा। एक वाले तो इन्होंने कर लिया, जिसका एक इलेक्ट्रॉन ना उसका वितरण समझा दिए, लेकिन ऐसे परमाणु जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन थे उसके वितरण की व्याख्या नहीं कर सके। तो इस तरह से, ठीक है, ये मॉडल की कुछ कमियां थी। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो आधुनिक मॉडल है। आधुनिक मॉडल सभी परमाणु मॉडलों का संशोधित रूप है, ठीक है, जिसे सन 1926 में श्रोडिंगर साहब ने आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो तरंग के रूप में ऐसे चलता है, उसका उसके नेचर की व्याख्या की गई, और उसके आधार पर आधुनिक परमाणु मॉडल श्रोडिंगर साहब ने पेश किया। तो इन्होंने जो पुरानी कमियां थी उनको दूर करके, ठीक है, इस मॉडल की कुछ विशेषताएं देखी। जैसे देखिए, इन्होंने कहा परमाणु की संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं,
एक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। ये आप शुरू से पढ़ रहे हैं कि परमाणु के केंद्र पर धनावेशित भाग क्या कहलाता है, नाभिक। ठीक है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर की त्रिविमीय क्षेत्र है। ये क्या होता है, त्रिविमीय मतलब होता है 3 डायमेंशनल, 3D जिसको हम बोलते हैं। 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH यानी तीनों चीज़ की हम लोग व्याख्या कर सकें। यानी नाभिक के चारों ओर का वह 3 डायमेंशनल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वहीं पर कक्षाएं होंगी। इन्होंने कहा कि जहाँ पर नाभिक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, जहाँ पर ऐसा 3D क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होगी, वो क्या कहलाएंगी, ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो नाभिक के बाहर के क्षेत्र में कोष, उपकोष और कक्षक होते हैं। क्या क्या बताया इन्होंने नाभिक के चारों तरफ ये इस तरह से इन्होंने बताया कि कोष होंगे, उन कोष के अंदर भी क्या होंगे, उपकोष होंगे। ठीक, और उपकोष में भी क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। एक सेल होंगे, एक सबसेल होंगे और एक ऑर्बिटल्स होंगे। ध्यान दीजिएगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाया जाता होगा, अभी तो फिलहाल नहीं जानकारी हो, तो जैसे हमने पी ब्लॉक बनाया तो ये क्या है, ये उपकोष है, पी उपकोष है। लेकिन यहाँ पर जो PX, PY, PZ बना है ये क्या है, कक्षक है। ठीक, परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न आकृतियों तथा ऊर्जा के परमाणु में कक्षकों में वितरित रहते हैं। ये आगे बच्चों आपको अच्छे से इसलिए समझ में आएगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब बात आ जाएगी तो परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न आकृतियों तथा ऊर्जा के परमाणु कक्षकों में वितरित रहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं S, P, D और F, इस तरह से इनके वितरण को हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनका चक्रण विपरीत होगा। ये देखिए, ये ऑर्बिटल्स है, कोई कक्षक है और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं। ठीक, और दोनों इलेक्ट्रॉन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कक्षक है। फिर कहा गया है कि परमाणु कक्षकों से उपकोष या उप ऊर्जा स्तर बनते हैं। क्या बनते हैं, सब एनर्जी लेवल बनते हैं। जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों में से क्या बनते हैं, उपकोष बनते हैं, और जिन्हें हम लोग उप ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। और ये बनते किससे, कोष से। तो कोषों को क्रमशः हम लोग किससे लिखते हैं, KL, M, N, O, P, Q, या इनको हमने बताया था ना N = पूर्णांक संख्या, तो वही पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक, इस तरह से देखिए, जहाँ पर K बराबर, अगर N बराबर 1 है तो कोष कौन सा होगा, कौन सा कोष होगा फिर, ठीक है, K। अगर N बराबर 2 है तो L, N बराबर 3 है तो M, और N बराबर 4 है तो N। इस तरह से ये देखिए आपके सामने ये कोष है, पूरा परमाणु है। ठीक है, ये देखिए ये नाभिक है। ठीक, नाभिक के चारों ओर ये देखिए वृत्ताकार कक्षाएं हैं जो K, L, M, N, O, P, Q, R इस तरह से दिखाई गई हैं, या इन्हीं को हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी कह सकते हैं। अब बच्चों इसके अंदर ही, जैसे ये है ना, इसके अंदर फिर से कोष होते हैं। जैसे ये कोष हैं, इनके अंदर फिर उपकोष होते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, ये आपको ग्रीन दिख रहा है और इस ग्रीन के अंदर मैंने 2 लाइनें फिर से खींच दी तो ये उपकोष हो जाएंगे। तो कोष के अंदर उपकोष होते हैं और उन्हीं उपकोषों को हम लोग सबसेल या उप ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे या PDF अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं और कोशिश करूँगा कि और अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। जहाँ तक अगर आपको समझने में कोई समस्या आती है तो आप मेरे WhatsApp नंबर 9007901337 पर मैसेज करके जो भी कमियां हैं, आपकी कमियां, सुझाव मैं आमंत्रित करता हूं और सुधार करने की कोशिश करूंगा। मुझसे जो एक्सपीरियंस में अधिक हैं वो मुझे सलाह दें और मैं उनकी सलाह मानूंगा, और निवेदन करता हूं कि जो भी कमियां हों आप हमें बताएंगे तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।